हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बिहार स्टेट पेपर 2 ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन एक भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो अल्बर्ट डिमांजिया, D.H. डेविस और P.M. रॉक्सबी, ये तीनों ही मानव भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ता है, जबकि इरविन रेस मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में अरब भूगोलवेत्ता दिया गया है और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई किताबें, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो अल मसूदी ने किताब लिखी थी किताब मुराज अल दहाब, जो कि दिया गया है 3 में, यानी ए का 3। अल इदरिसी, इनकी किताब का नाम है तेबुला रोजरियाना, जो कि दिया गया है 4 में, यानी बी का 4। अल बरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद, जो कि 1 में दिया गया है। और इब्न खाल्तून, इनकी किताब का नाम है मुकदनिमा, यानी कि बी, डी का हो जाएगा 2। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन जो ए है वो सही क्रम में सुमेलित है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे एक तरफ जैव अभयारण्य दिया गया है और दूसरी तरफ वो किस राज्य में है ये दिया गया है, और इनको भी सही क्रम में सुमेलित करना है। तो पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल है उड़ीसा में, अगस्त्य मलाई है केरल में, और मानस है असम में, यानी कि ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संकल्पना दिया गया है और सूची 2 में उसके प्रतिपादक। तो यहाँ पे परिस्थितिकी नीचे ये दिया था जे ग्रीनेल ने, यानी कि ए का हो जाएगा 3। गहन परिस्थितिकी ये दिया था ए नेस ने, यानी बी का 1। इथोलॉजी इसे दिया था IG सेंट व्हीलर ने, यानी कि सी का हो जाएगा 4। और परिस्थितिकी इसे दिया था ई हैकल ने, यानी डी का हो जाएगा 2। यानी जो ऑप्शन ए है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा का स्थिर पैटर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 में महासागरीय जलधाराएं दिया गया है और दूसरे तरफ सूची 2 में देश दिया गया है, और इनका सही सुमेलित क्रम बताना है। तो हम्बोल्ट ये बहता है पेरू में, यानी ए का 4। क्यूरोशियो ये है जापान से संबंधित, यानी बी का 3। फॉकलैंड इसका संबंध है अर्जेंटीना से, यानी सी का 1। और डी अगुलहास इसका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से, यानी डी का हो जाएगा 2। और ये दिया गया है ऑप्शन ए में, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 58, प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन ने। प्रवालों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत डार्विन ने सन 1837 में प्रतिपादित किया, जिसमें सन 1842 में कुछ संशोधन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59,
सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जलवायु दिया गया है और सूची 2 में देश। अब हम लोग बात करें अगर भूमध्य रेखी जलवायु का, तो ये पाया जाता है जायरे देश में, यानी ए का 4। मानसूनी जलवायु पाया जाता है वेनेजुएला में, यानी कि बी का 3। भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है ट्यूनीशिया में, यानी सी का 2। और आर्द्र उपोष्ण ये पाया जाता है चीन में, यानी डी का 1। और ये दिया गया है ऑप्शन डी में, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पक्षाभ मेघ क्रिस्टलों से बनते हैं। ये जो कथन है वो सही है और पक्षाभ मेघों का जो रंग होता है वो उजला होता है और इनकी आकृति पक्षी के पंखों के समान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप हवाएं मुड़ती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सूर्य का सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है। दूसरा है सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्गमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। तीसरा कथन है एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। और चौथा कथन है दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। तो अब दिए गए कूट में से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों ही कथन जो है सन स्पॉट के बारे में ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल और उसके बाद आता है मध्य मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नुनातक भूमिगत जल, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सा एक कार्स्ट स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीव टिब्बा। पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित सीव टिब्बा स्थलाकृति का निर्माण होता है, जबकि युवाला, अंधी घाटी और धस्ती निवेशिका कास्ट अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इस वजह से ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रमों में से किनके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्निघर्षण के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 67, वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्केल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन एक वृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भूमध्य रेखा व कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रक्षेप को चिन्हित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्केटर प्रक्षेप। फिर क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। सन 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था और इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। तो पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और इस रेखा को किसी देश से गुजरते हुए नहीं खींचा गया है, क्योंकि इसी रेखा पर समय को 24 घंटे समायोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैरी हेस ने। हैरी हेस ने विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन युग्म सही नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात। आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1928-29 में भूपटल आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के लिए किया, ना कि चक्रवात के लिए। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ चोटी दिया गया है और दूसरी तरफ देश, और हम लोगों को बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटोपैक्सी सूडान। कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित देश इक्वाडोर में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। फिर क्वेश्चन नंबर 76, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑटो स्मिड ने। अंतरतारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो स्मिड ने 1943 में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसमें 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एन कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस ने वर्ष 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय गिद्धों को बचाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है और इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ मिलता है और इस परियोजना की शुरुआत 1961 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी को बिहार का गम या बिहार का शोक कहा जाता है और यह गंगा की बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों में से एक है और इसका उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। फिर क्वेश्चन नंबर 83, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी और सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था और यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियन में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंडक को। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 87, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। और बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पुष्प ब्रूम क्रमवीक्षण ऑपरेशन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस उपग्रह में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्पॉट 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित मानचित्रों के सही अवरोही क्रम वृहद मापनी से लघु मापनी की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि भिन्न नामों से प्रचलित है, उनका सही मिलान कीजिए। सूची 1 में झूम कृषि व्यवसाय दिया गया है और सूची 2 में देश। तो मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में और कानुको कहते हैं वेनेजुएला में। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये सही रूप से सुमेलित है। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है वो सही रूप से सुमेलित है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 91, प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला सतही खनन, दूसरा भूमिगत खनन, तीसरा उथला खनन और चौथा गहरा खनन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निरंतर वर्षण के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा स्तरी यानी निम्बो स्टेटस। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरमटन। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को हरमटन कहते हैं और इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, वायुमंडल की किस सतह में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप मंडल में। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है और समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है या कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई डैश से डैश तक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 मीटर से 600 मीटर तक। महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है और महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है, जहां जल की गहराई न्यूनतम होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शीट कटाव। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे शीट कटाव कहते हैं और शीट अपर्दन में मृदा की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य बलों में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपांतरण। रूपांतरण बाह्य बलों में सम्मिलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में कौन सा एक पटल विरूपण से संबंधित है? ए, परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, दूसरा ज्वालामुखीता, तीसरा भूकंप और चौथा प्लेट विवर्तनिकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए, सी और डी। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्डोविसियन काल। कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति ऑर्डोविसियन काल में मानी जाती है और ऑर्डोविसियन युग का प्रारंभ आज से लगभग 50.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था
और इसकी समाप्ति 43.8 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, यानी कि इस युग का समय लगभग 6 करोड़ वर्ष का था। और इस युग में सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा और वनस्पति जीवन केवल सागर तक ही सीमित थे और इस युग में केवल रीढ़ वाले जलीय जीवों का ही विकास हुआ था और स्थल भाग जीव विहीन था। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 ज्योग्राफी के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट पेपर 2 ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।